हमारे पास अगर मैं आपसे डिस्कस करूं एक्सरसाइज नंबर 2.4। देखो 2.4 है क्या, हमने चैप्टर 2 के अंदर अभी 2.4 हमारी बाकी है, मैंने बाकी एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी थी। देखें एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ वो कहलाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। सही है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है, लेकिन हम पहले अभी सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी समझाता हूँ। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एनी रॉ, एनी टू रॉस, इफ़ एनी टू रॉस एंड कॉलम्स of a determinant are identical या आर सेम कह लो, आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 पहली रो, और दूसरी रो भी अगर 1 2 3 है, और तीसरी रो बेशक आपकी 4 5 7 है। सही है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो रॉस, आप अगर शुरू की रो पहली रो देखें और दूसरी रो देखें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रॉ 1 इज इक्वल टू रॉ 2। यहाँ पे आपने लिख दिया रॉ 1 इक्वल टू रॉ 2। तो देयर फॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको पता होना चाहिए ये बात कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप पहली रॉ देखें, यहाँ पे पहली रॉ क्या लिखी हुई है, 1 2 3 लिखी हुई है, और अगर आप दूसरी रॉ देखें, दूसरी रॉ भी क्या लिखी हुई है बताएं, 1 2 3 लिखी हुई है। तो अगर डिटर्मिनेंट में हमारे पास कोई भी दो रॉ सेम होती है, तो याद रखिएगा उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। पहली प्रॉपर्टी याद कर लो, कोई भी दो रॉ या कोई भी दो कॉलम डिटर्मिनेंट में सेम होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। इसी के आगे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखें दूसरी प्रॉपर्टी भी बड़ी सिंपल सी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एफ़, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, इफ़ एनी रॉस, इफ़ अ रॉ एंड कॉलम, भाई अगर आपके पास रॉ और कॉलम है, इफ़ अ रॉ एंड कॉलम कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ज़ीरो, ऑल द एलिमेंट ज़ीरो, देन आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो। भाई अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मौजूद है, इसके अंदर पहला जो डिटर्मिनेंट है उसकी तमाम तर रॉ अगर ज़ीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट है जिसमें एक भी रॉ जो है उसकी तमाम तर एंट्रीज अगर ज़ीरो होगी, तो आप बोलेंगे सर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। सही है। आप ये देखें यहाँ पे जो पहली रॉ है, पहली रॉ की तमाम तर एंट्रीज किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो अगर कोई भी एक रॉ जो अपने अंदर तमाम तर एंट्रीज ज़ीरो को रखें, तो ऐसा डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। सिंस रॉ 1 कंटेन ऑल द एलिमेंट ज़ीरो, देयर फॉर डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। सही है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि आपके पास एनी टू रॉस, any two rows and columns, any two rows and columns of a determinant आपके पास can be added और subtracted। भाई हम किसी भी दो रॉस को जिस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे ना एचेलॉन फॉर्म के अंदर, सेम तरीके से इधर भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि अगर मैं एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, और हमारे पास सिंपल सी बात ये है कि अगर एक डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा हुआ है 1
124 और यहाँ लिखा हुआ है 129 और यहाँ लिखा हुआ है 204। तो 1 के नीचे 0 जैसे बनाते थे हम, क्या बात करते थे, रॉ 2 को रॉ 1 में से क्या करते थे, माइनस करते थे ना। इधर भी हम सेम काम कर सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं रॉ 2 माइनस रॉ 1। तो जब हम रॉ 2 को रॉ 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 124 और ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ये 2 में से 2 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 0। ये 9 में से 4 माइनस होगा 5। तो जिस तरीके से मैंने आप लोग को सिखाया था कि भाई कोई भी दो रॉ ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, इधर भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ वो ये होती है कि हमारे पास एनी टू रॉस या फिर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट एनी टू रॉस या फिर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी इंटरचेंज। भाई कोई भी दो रॉस या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, या बाय आप ये कह लेंगे बाय चेंजिंग द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। भाई अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है मौजूद, जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ 1 2 3, फिर लिखा हुआ है 2 4 5 और फिर लिखा हुआ है 1 2 9, ये चीज़ है मौजूद। मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कि हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट, तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, रॉ 2 रॉ 1 को या किसी भी दो रॉ को इंटरचेंज कर सकता हूं। मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये बात आप याद रखिएगा कि आफ्टर इंटरचेंजिंग इट आप लोगों ने लाजमी तौर पर, यानी कि जब आप रॉ 2 और रॉ 1 को इंटरचेंज करेंगे या आपने इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज जब करोगे ना तो बाहर ला, जैसे कि रॉ 2 बन गई रॉ 1 और ये रॉ 1 बन गई रॉ 2। तो जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आप क्या लगाएंगे बताएं, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इंटरचेंज करते हैं ना तो डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से कोई भी दो रॉस जब आपस में देख लो ये इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो बाहर प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे वाली प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। अब अगर मैं आपसे 5th प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो इस तरीके की है कि एनी टू रॉस कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी इंटरचेंज बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसके अलावा ये है कि एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाई टू एनी रॉ या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी भी नंबर को हम किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको डिवाइड भी लाजमी करना है। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट है गिवन इस तरीके से 2 4 9, यहाँ लिखा हुआ है 3 2 -1 और यहाँ लिखा हुआ है 4 0 1। तो अगर आपने इस 2 को 1 बनाना है ना तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट में आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर एक डिटर्मिनेंट है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसका आंसर, फॉर एग्जांपल उसका आंसर 8 आ रहा है। अगर आप किसी भी रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 हो जाएगा। तभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बैलेंस करने के लिए। अब ये जो मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई 2, ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी रॉ से कर दें, ये आपके ऊपर है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 2 टू रॉ 1। मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई नंबर बाहर होता था ना तो वो नंबर हर रॉ और कॉलम से मल्टीप्लाई होता था। इधर ऐसा नहीं है, इधर ये जो 2 है हम किसी एक रॉ या कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। जबकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ 5 लिखा हुआ है
तो ये 5 जो है वो हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता था। तो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में फ़र्क है कि भाई डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई कराना है तो उसको पहले आप डिवाइड भी कराएंगे और वो मल्टीप्लाई करेगा किसी एक स्पेसिफिक रॉ से। तो आपने इसको अगर रॉ 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 2 ज़ा 4, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 2 -1 वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हमारे पास 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये डिटर्मिनेंट की 5 प्रॉपर्टीज़ है, इसको एक नज़र आप दोबारा देख लें। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो रॉ सेम होगी डिटर्मिनेंट 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी एक रॉ अपने अंदर तमाम तर एंट्रीज 0 रखता होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी दो रॉ या कॉलम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। चौथी है कि भाई किसी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन बाहर साइन चेंज करेंगे। और कोई भी नंबर किसी भी पर्टिकुलर रॉ से हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको डिवाइड भी लाजमी करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है लेकिन वो मैं जब सवाल कराऊंगा तो समझाऊंगा। वो डिटर्मिनेंट एक और चीज़ लिख लो साथ साथ कि भाई एक बात याद रखिएगा कि एक डिटर्मिनेंट हो या एटी का ट्रांसपोज हो, यानी कि अगर एक आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें और उसका ट्रांसपोज के बाद आप डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों के आंसर सेम आते हैं। एक मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट निकालें और ट्रांसपोज का निकालेंगे, दोनों का आंसर सेम आता है। ये आपकी पहली एग्जाम्पल है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.4 है। एक एक करके अब इनकी सवाल की तरफ मूव करते हैं। भाई देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट, अच्छा इससे गारंटी एक शॉट आएगा, ये बात गारंटी है कि एक शॉट आपके पेपर में इससे आ रहा होगा। सही है, ये बात तो लाजमी सी बात है। यानी कि चैप्टर नंबर 2 का एक शॉट तो 2.4 से बनना ही बनना है। भाई यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, देखो मैट्रिक्स ए आपके पास है सिंपली 2 5 0। मैट्रिक्स बी जो है वो है 3 4 6। और अगर मैं मैट्रिक्स सी की बात करूं तो ये बराबर है 1 - 5 और 1 के। इसमें प्रूफ क्या करके बताना है, देखो इसके अंदर प्रूफ ये करके बताना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो बराबर है 80 के डिटर्मिनेंट के। अब सोल्यूशन करते वक्त आप सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। आप लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेटा जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ क्या आएगा 3 4 और 6, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा बताओ 1 आ जाएगा। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट का मतलब इसको वही जैसे आपने पहले सीखा था, आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करो। तो जब आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे वही 2 लिखते हैं, फिर वही डिटर्मिनेंट, फिर क्या लिखते हैं प्लस का 5 क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, फिर लास्ट वाले की सेम पोजीशन लिखते हैं। अब 2 के लिए इसको और इसको क्या करते हैं भूल जाते हैं। सही है, तो क्या बचता है अंदर 4 6। अब सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, क्या बचा 3 1 6 1 और आखिर में क्या बचेगा 3 1 4 -5। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले 4 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ आ गया -5, यहाँ आ गया 3 - 6। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बिकम 0। 4 + 30 होता है 34। 34 को 2 से करो मल्टीप्लाई 68। 3 - 6 कितना होता है -3, ये हो गया 15। तो 68 + 15 कितना होगा 83। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिकम 83। अब यहाँ पे तो हमने ये क्या सॉल्व किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है टेकिंग LHS। LHS था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब LHS के बाद वी आर सॉल्विंग द राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, अब देखो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको मैट्रिक्स का। जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रॉ क्या बन जाएगी, जब पहले निकाल लो 8 मैट्रिक्स ए निकाल लो, 80 क्या होगा रॉ बन जाएगी कॉलम 2 5 0, फिर क्या होगा 3 4 6 और क्या है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है,
तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे वो मॉड्यूलस बना देना, ब्रैकेट नहीं बना देना। ठीक है भाई, ये आपने लिख दिया, ये हो गया 061। अब आप इसको अगेन रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें। तो जब आप इसको रॉ 1 से करोगे एक्सपेंड, यहाँ आ जाएगा 2 -3 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या लिखूँ बताओ, 4 6 और यहाँ और आखिर में। अब इसका ना डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दो, 2 4 5 6 -3 5 1 5, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1 5 6 तो देखो ये हो जाएगा 34 2 68, ये माइनस का 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे अगेन यू विल गेट 83। तो मैंने आपको पहले ही बोला था डिटर्मिनेंट निकालो या ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर सेम ही आते हैं। तो आप बोलेंगे सेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस योर सवाल है। इसकी वजह से आपका सवाल जो है वो क्या होता है, प्रूव होता है। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको भी देख लें साथ साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगेन वी हैव द डिटर्मिनेंट विच इज x प्लस वाई, फिर क्या लिखा हुआ है y प्लस जेड, फिर क्या लिखा हुआ है z प्लस एक्स, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है z, यहाँ क्या लिखा हुआ है x, यहाँ क्या लिखा हुआ है y, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1। इसको हमें प्रूव करके बताना है कि भाई ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 का। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, भाई आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करी। तो ये हो गया x प्लस वाई, जेड, ये हो गया 1, ये हो गया x, ये हो गया 1, ये हो गया y, ये हो गया 1। यहाँ पे आप लिख देंगे y प्लस जेड और यहाँ क्या लिख देंगे z प्लस एक्स। अब मैंने आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट 0 कब हो सकता है, 0 की प्रॉपर्टी याद करो। 0 तब हो सकता है जब कोई एक रॉ 0 हो जाए या कोई भी दो रॉ सेम हो जाए या कॉलम सेम हो जाए। तो मुझे पता है ऐसा कौन सा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में लगाऊं जिससे दो रॉ सेम हो जाए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, अगर आप क्या करें रॉ 3 को रॉ 1 पे ऐड कर दें, अगर आप रॉ 1 पे रॉ 2 को ऐड कर दें तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो रॉ 2 रॉ 3 है ना वो सेम रहेगी, यानी कि अगर आप इसको देखना चाहें ना, ये दोनों रॉ में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये एज इट इज़ आपको लिख देनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये आपको क्या है रॉ 2 और रॉ 3, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ लिखते हैं, बिल्कुल सेम। चेंजेस किस में आएगी, रॉ 1 पे। अब रॉ 1 पे चेंजेस कैसे आएगी कि आप रॉ 2 के एलिमेंट्स को ले जाके रॉ 1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जब आप ऐड करेंगे रॉ 1 में चेंजेस आएगी तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या बन जाएगा बताओ, क्योंकि आपने रॉ 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब जैसे ही आप ऐड करोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा बड़ा सिंपल सा होगा, वो ये होगा कि हमारे पास जाहिर है कि हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे वैसे। अब आपने क्या करना है, अगला काम कौन सी क्लास में, चलो अब आपने अगला काम क्या करना है, देखिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। अब x प्लस वाई प्लस जेड को आपने ऐड किया ना जब रॉ 2 को रॉ 1 पे, तो मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, हम कॉमन भी निकाल सकते हैं किसी भी रॉ से। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे बेटा टेकिंग, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेना कि कोई भी नंबर को हम कॉमन निकाल सकते हैं।
हैं, वो तो आपको खैर याद रहेगी। टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम रॉ वन, यानी कि हम रॉ वन से बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, कॉमन निकल गया। अब कॉमन निकलने के बाद आपके पास आप क्या करेंगे, अगला काम देखें, कॉमन आ गया रॉ वन से, तो अगेन रॉ टू और रॉ थ्री क्या रहेगी, सेम। देयर इज़ नो तब्दीली इन रॉ टू एंड रॉ थ्री। तो रॉ टू रॉ थ्री को यहीं से उठाते हैं और इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो रॉ टू और रॉ थ्री तो बिल्कुल सेम रहेगी। अब आपने में जब कॉमन निकाला है तो मुझे बताएं भाई, सेम इसी तरीके से रही ना, तो पहले थी वही लिखेंगे। कॉमन किससे निकाले, रॉ वन से निकाले, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन, यहाँ पे भी क्या बचेगा, वन, यहाँ पे भी क्या बचेगा, वन। तो अब मुझे बताओ क्या रॉ वन और रॉ थ्री सेम हो गई, तो आप बोलेंगे सिंस रॉ वन इज इक्वल टू रॉ थ्री देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो से। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज ज़ीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यानी कि हमने क्या करा, विदाउट एक्सपेंडिंग इसको प्रूफ कर दिया कि भाई डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है। पहले स्टेप में मैंने रॉ वन पे रॉ टू को ऐड किया, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं। फिर हमने रॉ वन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद रॉ वन और रॉ थ्री सेम हो गई। कौन सी सेम हो गई, रॉ वन और रॉ थ्री, क्योंकि दो रॉ सेम होगी तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, ये प्रॉपर्टी थी। उसको ज़ीरो कर दिया, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज ज़ीरो। अब देखो क्वेश्चन टू का पार्ट नंबर वन मैंने आपको डिस्कस किया, पार्ट नंबर टू आपने हेल्प करानी है। देखिए थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा बहुत है, या थोड़ा भी नहीं है। हाँ भाई, इसके अंदर किसको किस में ऐड करना चाहिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड का सीधा कर रहा हूँ, सही है। किसको किस में ऐड करें, देख के बताएं। कॉलम टू को, बिल्कुल सही बोला। यानी कि आप बोलेंगे सर कि भाई आप सेम ही कहानी है, कॉलम थ्री को मतलब कॉलम टू को कॉलम थ्री में ऐड कर दें। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, चेंजेस किस में आएगी, कॉलम थ्री पे। तो आपके पास कॉलम वन और कॉलम टू बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। इसको आप यहीं से कॉपी करें और सेम लिख दें, ये सेम आ गया। अब इनको जब ऐड करोगे ये ऐड हो जाएगा, इस पर चेंजेस आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, सही है। ये आपने बना लिया। अब आप क्या करेंगे आगे, देखिए अब आप कॉमन निकालेंगे। अब आपने कॉमन निकालना है। अब आप लिखेंगे टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम थ्री, फ्रॉम कॉलम थ्री। तो जब आप कॉलम थ्री से इसको कॉमन निकालोगे तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अगेन आपके पास जो शुरू की दो रॉ है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। आप इसको उठाएं सेम तरीके से और उसको एज इट इज़ लिख दें। ये आपने सेम लिख दी, कॉलम वन और कॉलम टू। चेंजेस किस में आएगी, कॉलम थ्री पे। कॉलम थ्री का लास्ट एलिमेंट, लास्ट रो क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, वन, वन और वन, ऐसा ही है। और फिर आपने, अब क्या होगा, दो कॉलम सेम हो गए, कौन से सेम हो गया,
कॉलम 3 और कॉलम 1, आप लिख देंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखें आप पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 अगेन, हैंस विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब इसका आप सुने पार्ट नंबर 3 सी हो। अब पार्ट नंबर 3 पे क्या कहा जा रहा है, भाई यहाँ लिखा हुआ है के, 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 4x4 का मैट्रिक्स। यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है डी, सॉरी बी बी डी है। फिर क्या लिखा हुआ है, ए सी सी और डी। फिर क्या लिखा हुआ है, सी प्लस डी। फिर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस डी। फिर क्या कर लिखा हुआ है, बी प्लस है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसको भी किसके इक्वल करके दिखाना है, 0 के। अगर मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है तो मुझे एक बात का जवाब दो, क्या पहले कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, गुड हो गया। और उसके अलावा एक और कॉलम को सेम करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। कैसे करें एक और कॉलम को 1, किसको किस में ऐड करें बताएं भाई, दूसरे तीसरे को चौथे में ऐड करना होगा। चौथा क्या है, सी डी। फिर क्या है, ए प्लस डी। फिर क्या है, बी प्लस ए। तो अगर आप ए बी को इसमें ऐड करते हैं, ये भी ए बी सी डी हो जाएगा, ये भी ए बी सी डी हो जाएगा, ये भी ए बी सी डी हो जाएगा, ये भी ए बी सी डी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुने, मैं ये करता हूँ कि बेटा पहले तो लिख लेता हूँ, टेकिंग, पहला स्टेप करते हैं टेकिंग कॉमन के फ्रॉम कॉलम 1, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम कॉलम 1 एंड दूसरा ऑपरेशन आप ये लगा दें, कॉलम 4 पे ऐड कर दें, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके किसके अंदर ऐड कर दें, कॉलम 4 पे। तो जब आप ये काम करेंगे ना तो होगा ये कि आपने यहाँ से के को निकाल लिया कॉमन। अब आपके पास कॉलम 2 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम रहेगा, चेंजेस आएगी कॉलम 1 और कॉलम 4 पे। तो इसको आप एज इट इज लिख दें यहाँ पर, ये दोनों कॉलम तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अब आपने करना ये है कि यहाँ आप क्या लिख देंगे बताएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बताएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, ऐड करेंगे तो सेम आंसर्स आ जाएंगे कॉलम 4 के। और यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया है तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 1 बन जाएगा। अब जब ये 1 बनेगा तो आपने यहाँ पे सिंपल मॉड्यूलस अप्लाई कर लें। जब आप ये अप्लाई करोगे ना तो फिर क्या होगा, आप एक सिंपल सा काम करोगे, वो ये करोगे, आप ना कॉमन निकालो। अब क्या कॉमन निकालूं बताओ, ए प्लस बी प्लस सी डी कॉमन निकाल लूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फ्रॉम कॉलम 4। तो बेटा आप कॉलम 4 से कॉमन निकाल लें। जब आप कॉमन निकालेंगे तो अगेन आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पे देयर विल बी नो चेंजेस, कॉलम 4 पे सिर्फ चेंजेस आएगी। तो इसको उठाएं, इसको ऐसे लिख दें। ठीक है। अब लास्ट
कॉलम क्या बन जाएगा, 1 1 1 और 1। कॉमन निकाल लिया ना, कॉलम फोड़ गए तो कॉमन निकला तो 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो सही है। जब 2 में से 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो आपने यहाँ से कॉमन निकाला। अब कॉमन निकालने के बाद आप एक काम ये करेंगे सिंपल सा, कि आप प्रॉपर्टी के ज़रिए लिखेंगे। आप बोलेंगे सिंस, यहाँ पे 2 कॉलम सेम हो गए, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 4। आप लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 4, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये आ जाएगा के, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। सही है, समझ आ गई बात, क्लियर है, नो मसला, मसला इस नो। सही है भाई, ये पार्ट 3 भी मैंने करा दिया। नाउ क्वेश्चन 2 के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। 5 ही सवाल है इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 पे अगेन वी आर कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग LHS 1 A B प्लस C, फिर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ क्या करूं, किसको किस में ऐड करूं। बिल्कुल कॉलम 3 को, कॉलम 2 को कॉलम 3 को। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो होगा सोल्यूशन करते वक्त वो ये होगा, कि वी आर एडिंग कॉलम 3 ऑन कॉलम 2। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो भाई यहाँ पे ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब कॉमन निकाल लोगे, भाई सेम सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। क्या कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन निकालेंगे बताओ। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 3। तो जब हम कॉलम 3 से निकालेंगे कॉमन, तो देखो रॉ 1 तो ऐसी रहेगी, ये आपकी कॉलम 2 होगा, ये आपका कॉलम 3 ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को निकाल लें कॉमन। तो जब आप निकालेंगे कॉमन तो फिर क्या होगा, आगे की कहानी, व्हाट इज दी कहानी आगे की, फिर क्या होगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम लिख देंगे सिंस भाई कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, भाई क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 0 होगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी को जब आप 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS। हैंस अगेन योर सवाल इज, ठीक है, समझ आ गई। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 और 3 सेम है, मतलब सवाल सेम है, मेथड सेम नहीं है, सवाल ही सेम है। टेकिंग LHS,
भाई अब क्या करना चाहिए बताएं ज़रा, कुछ दिमाग लाए। क्या करें इसके अंदर? ज़ीरो करना है इसको एक बार। भाई मैंने आपको बताया था कोई भी दो रो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बताई थी ना ये बात। तो मैं क्या करता हूँ, तवज्जो से सुनो। भाई मैं ये करता हूँ, रॉ 2 को रॉ 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और रॉ 3 को रॉ 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रॉ 1 पे तब्दीली नहीं आएगी, रॉ 1 वैसी रहेगी। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आप लिख देंगे x+4 और यहाँ साइन चेंज करके लिख दें। यहाँ लिख देंगे x+6, यहाँ भी साइन चेंज करके लिख दें। यहाँ क्या लिखेंगे, x+8, यहाँ भी साइन चेंज करके लिख दें। x+7 माइनस x-4। देखो रॉ 3 को रॉ 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखो पहले इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो x+9 माइनस x-6, x+11 माइनस x-8। अब देखो होगा क्या कि ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल, x सारे x कैंसिल हो गए। अब आप अगेन आपकी जो रॉ 1 होगी वो सेम रहेगी, x+1, x+3, x+5। 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। ये 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो आप ये कहेंगे कि हमारी रॉ 2 और रॉ 3 क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो सिंस रॉ 2 इज इक्वल टू रॉ 3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज 0। तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। अब ये सारे वो सवाल थे जिसके अंदर हमें ज़ीरो प्रूफ करना था। ये सारे वो सवाल थे जिसके अंदर हमें क्या प्रूफ करना था, ज़ीरो प्रूफ करना था। अब रही बात आगे की कहानी, अब आगे वाले सवाल पे ज़ीरो सिर्फ एक सवाल के अंदर प्रूफ करना है, बाकी हमें किसी वैल्यू के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा बाकी सवाल थोड़े से ट्रिकी ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा आसान थे। ठीक है, एक काम भी करते हैं,